नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके नोबल बाय 2.2 चैनल पर, जहां की कहानियां आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती हैं। यहां आपको मिलेगी रोमांच और फैंटास्टिक कहानियों की शानदार एक्सप्लेनेशन। और अगर आप स्टोरी के ऑडियो सुनने के शौकीन हैं तो आप हमारे चैनल यूके नोबल बाय 2.2 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ न्यू स्टोरी का नया और धमाकेदार एपिसोड। यकीन मानिए, आज का सफ़र आपको रोमांच और मस्ती से भर देगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारी कहानियाँ यूट्यूब पर नहीं देखी तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी मज़ेदार एपिसोड मिस ना करें। ध्यान रहे, यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसे केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। इसे असलियत से जोड़ने की कोशिश ना करें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का यह शानदार एपिसोड। तैयार हो जाइए एक नई और अद्भुत दुनिया में कदम रखने के लिए। सेठी के माथे पर पसीना आ रहा था और आखिरकार वह नरम पड़ गया। उसने डरते हुए कहा, भाई मुझे माफ कर दो, मेरी जान बख्श दो। मुझे यकीन है कि मैं ऑनरा इंटरनेशनल के 50 लाख चुका दूंगा, बस मुझे जाने दो। जैसे ही आकाश की भौहें तन गईं, वह कर्ज मांगने आया था। चूंकि दूसरा पक्ष कर्ज देने को तैयार था, मामला सुलझ गया और उसने और परेशान होने की जहमत नहीं उठाई। तो जाओ और मेरे लिए पैसे तैयार करो। आकाश की आवाज में कोई नरमी नहीं थी। सेठी के पूरे शरीर में ठंडा पसीना आ रहा था। यह लड़का इतना कुशल है कि मेरे आसपास के लोग इसके बिल्कुल भी प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं। मुझे कोई और रास्ता सोचना होगा। भाई, हमारी कंपनी हमेशा नकद में व्यापार करना पसंद करती है। ठीक है, तुम पहली मंजिल वाले हॉल में मेरा इंतजार करो और मैं पैसे गिनने के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाऊंगा। ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट। मैं तुम्हें 50 लाख रुपए नकद भेज दूंगा। सेठी ने एक चापलूसी भरी मुस्कान बिखेरी। आकाश ने आलस से कहा, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम कोई चाल न चलो, वरना मैं तुम्हें पछताने पर मजबूर कर दूंगा। हाँ, मैं तुम्हें धोखा देने की हिम्मत नहीं कर सकता, सेठी ने सावधानी से कहा। तो मैं नीचे तुम्हारे पैसों का इंतजार करूंगा। आकाश बकवास करने के लिए बहुत आलसी था और दरवाजे से बाहर चला गया। अच्छा। सेठी का सिर ऐसे हिल रहा था जैसे कोई मुर्गा दाना चुग रहा हो। हालांकि आकाश को अंदाजा था कि सामने वाला शायद चालाकी कर रहा है, फिर भी उसे जरा भी चिंता नहीं हुई। भले ही उस गंजे आदमी ने उससे निपटने के लिए बहुत से लोगों को बुलाया हो, लेकिन यह तो बस एक भीड़ थी और आकाश को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। यह सेठी महाप्रबंधक जैसा नहीं है, उन गुंडों से अलग नहीं है। आकाश के लिए ऐसे लोगों से निपटना मुश्किल नहीं था। अगर वह इस गंजे आदमी से अपना कर्ज चुकाने के लिए हिंसा का इस्तेमाल कर सकता है तो वह ऐसा करने को तैयार था। सेठी सीढ़ियों की ओर जाते हुए आकाश को देख रहा था और उसके मुंह से गहरा तिरस्कार झलक रहा था। हाँ, चलिए आपको बताते हैं कि अफसोस कैसे लिखा जाता है। आकाश को सीढ़ियों से उतरते देखकर सेठी ने जल्दी से अपना मोबाइल फोन निकाला और एक फोन मिलाया। नमस्ते रॉकी भाई, मैं सेठी बोल रहा हूं। मेरा यहां एक एक्सीडेंट हो गया है। मैं आपसे इससे निपटने में मदद मांगना चाहता हूं। सेठी ने जल्दी से अपना मोबाइल फोन उठाया और कहा, मीरा अपनी BMW X6 कार से सागर टेक्सटाइल्स कंपनी लिमिटेड जा रही थी। उसे आकाश के खतरे की चिंता थी, हालांकि संभावना बहुत कम थी। फिर भी पिछली रात के बाद मीरा को थोड़ा अपराध बोध हुआ। इसी दौरान एक बेहद नुकीली लाल रंग की फेरारी स्पोर्ट्स कार सीटी बजाती हुई आई। मीरा द्वारा चलाई जा रही BMW X6 के पास से गुजरी और रॉकेट की तरह आगे बढ़ी। उपनगरीय इलाके में बहुत कम गाड़ियां होती हैं और फेरारी कम से कम 150 की रफ्तार से ज्यादा चली और पीछे कुछ कारें और वैन खड़ी थीं। मीरा को लगा कि शायद यह उसका भ्रम है, लेकिन उसे लगा कि ये गाड़ियां भी सागर टेक्सटाइल्स कंपनी की ओर जा रही हैं। मुझे नहीं लगता कि कुछ गड़बड़ है। मीरा का सुंदर चेहरा सफेद पड़ गया। वह घबरा गईं। उन्होंने अपना मोबाइल फोन उठाया और 100 डायल किया। रॉकी को सेठी का फोन आया और वह तुरंत यहां आ गया। सेठी रॉकी का छोटा भाई था जब वह समाज में घुल मिल गया था। सागर टेक्सटाइल्स भी नाग गैंग से जुड़ी कंपनियों में से एक थी। हालांकि सागर टेक्सटाइल्स भी नुकसानों से भरी थी। महाप्रबंधक सेठी एक सुअर दिमाग था। वह केवल हिंसा, धोखाधड़ी और जबरन वसूली का उपयोग करके सब कुछ करता था। उसकी कंपनी की प्रतिष्ठा शून्य थी और उसने कई बार नाग गैंग को परेशान किया था। कल रात रॉकी को एक शक्तिशाली लड़के ने चिढ़ाया और अपने दादा को बुलाया। वह बुरे मूड में था।
मूल रूप से रॉकी इस यात्रा पर जाने के लिए बहुत आलसी था, लेकिन जब उसने इसके बारे में सोचा तो सेठी उसका छोटा भाई भी था। अब वह मुश्किल में था और उसके लिए मदद न करना असंभव लगता था। उसकी पिछली कार आकाश से चकनाचूर हो गई थी। रॉकी ने कार को अपनी जिंदगी के रूप में देखा। उसके पास एक से अधिक स्पोर्ट्स कार थीं और लाल फेरारी भी उसकी कार थी। यह जानते हुए कि रॉकी लोगों को लेकर आया है, वह जल्दी से नीचे भागा। आकाश लगभग 15 मिनट से पहली मंजिल पर हॉल में एक सार्वजनिक सीट पर बैठा था। उसका गंजा सिर अभी तक बाहर नहीं आया था और वह नहीं जानता था कि कब इंतजार करना है। इस समय सेठी सीढ़ियों से नीचे चला गया और 100 मीटर की गति से गेट की ओर भागा। भागना चाहते हो? आकाश ने अपनी भौहें उठाईं और सोचा कि सेठी भागना चाहता है। जल्द ही आकाश ने एक कठोर गर्जना सुनी। यह इंजन की आवाज थी। सागर टेक्सटाइल्स कंपनी की इमारत के नीचे एक फेरारी स्पोर्ट्स कार खड़ी थी। पीछे वाहनों की एक बड़ी लहर उमड़ पड़ी और सड़क के किनारे रुक गई। दरवाजा खुला और काले सूट पहने रॉकी बाहर निकला। पीछे एक के बाद एक बहुत सारे गुर्गे कार से बाहर निकले। उनके दाहिने हाथ पर ड्रैगन का टैटू था जो आश्चर्यजनक था। सेठी जल्दी से उनसे मिला, सिर हिलाया और कहा, रॉकी भाई, आप यहां हैं? फिर उसने एक सिगार दिया। रॉकी ने सिगार लिया और सेठी ने जल्दी से लाइटर निकाला और उसे जलाने में उनकी मदद की। रॉकी ने सेठी की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, तुमने भविष्य में मेरे लिए काफी परेशानी खड़ी कर दी है। हाँ, यह होना ही चाहिए, लेकिन आप आज मेरे लिए फैसला करने वाले हैं रॉकी भाई, सेठी ने जल्दी में कहा। रॉकी ने कहा, तुमने कहा था कि कोई सागर टेक्सटाइल्स कंपनी में परेशानी पैदा कर रहा है। वह आदमी कहां है? वह हॉल में बैठा लड़का है। सेठी ने एक भयंकर रोशनी दिखाते हुए इमारत की पहली मंजिल पर हॉल की ओर इशारा किया। मेरे साथ आओ। रॉकी ने धुएं का एक गुब्बार उड़ाया। एक गंजा सिर सचमुच किसी को ढूंढने निकल पड़ा। कर्ज लेना बहुत बड़ी मुसीबत थी, लेकिन मजेदार बात यह थी कि सेठी का मददगार असल में वही था, वही आदमी जिसने कल रात उसके दादा को फोन किया था। रॉकी भाई, यही है वो लड़का। सेठी ने आकाश की ओर इशारा किया और एक क्रूर मुस्कान दिखाई। उसे पहले से ही अंदाजा था कि लड़के को पीटा गया है और वह अपने पिता को फोन करने के लिए घुटनों के बल बैठ गया। रॉकी की नजर आकाश पर पड़ी और वह स्तब्ध रह गया। एक पल के लिए उसे लगा कि उसकी आंखें बेकार हो गई हैं। उसने कुछ बार पलकें झपकाईं और फिर से आकाश को देखा। रॉकी बिल्कुल बेवकूफ बन गया था। वह इतना डरा हुआ था कि उसकी आंखें हरी हो गई थीं। वह इस लड़के से दोबारा कैसे मिल सकता है? आकाश उसके पास आया, सेठी की तरफ देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, गंजे, तुम्हें पैसे वापस करने की जरूरत नहीं है और तुम किसी से मदद मांगने जा रहे हो। आकाश की नजरों से सेठी की पीठ ठंडी हो गई थी, लेकिन जब उसने अपने बगल में रॉकी के सहारे के बारे में सोचा तो उसे सुकून मिला। वह तिरस्कार पूर्वक गरजा, क्या तुम मेरे सामने दिखावा करने की हिम्मत करते हो? क्या तुम जानते हो कि मेरे बगल में कौन है? सेठी की बातें सुनकर रॉकी का चेहरा सुअर के जिगर के रंग का हो गया और उसने 18 पीढ़ियों से सेठी के पूर्वजों को डांटा है। सेठी, तुम कमीने, कौन नाराज हो सकता है? इस तरह का दुष्ट सितारा, क्या तुम मरना चाहते हो या मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हो? मुझे परवाह नहीं है कि वह कौन है। अगर तुम वापस नहीं चुकाते तो मुझे तुम्हें तब तक पीटना होगा जब तक तुम वापस नहीं चुका देते, आकाश ने उपहास किया। सेठी इतना डर गया कि वह पूरी तरह से कांप गया। वह जल्दी से पीछे हट गया, रॉकी के कपड़े खींचे और कहा, रॉकी भाई, यह लड़का दुष्ट है। इसने मुझे इस आदमी को जल्दी से सुलझाने में मदद की। आकाश ने रॉकी की ओर देखा और कहा, क्या तुम इस गंजे सिर के साथ हो? रॉकी का चेहरा कई बार बदला और उसने असंगत रूप से कहा, नहीं। कल रात की कार रेसिंग घटना के बाद से रॉकी आकाश के कौशल को अच्छी तरह से जानता था। हालांकि उसके पीछे कई गुंडे थे, वह आकाश के सामने कमजोर था। रॉकी को वहां उदासीन खड़ा देखकर उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। सेठी ने शिकायत की, रॉकी भाई, तुम उससे क्यों डरते हो? किसी को बुलाओ और उसे चाकू मारकर मार डालो। तेरी मां की! रॉकी का चेहरा काला पड़ गया और उसने उसे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। छांटा! थप्पड़ की स्पष्ट आवाज सुनाई दी। सेठी की आंखों के सामने तारे नाचने लगे और वह वहीं कुछ चक्कर लगाता रहा।
मिस्टर आकाश, यह एक गलतफहमी है, एक पूरी गलतफहमी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह आप होंगे, रॉकी ने मुस्कुराते हुए कहा। आकाश ने कल उसका नाम बताया था और रॉकी भी उसका नाम जानता था। रॉकी को इतनी धीमी आवाज में बात करते देख उसके पीछे खड़े गुंडों का समूह हतप्रभ और अविश्वसनीय था। आकाश को रॉकी पसंद नहीं आया। उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तुम मुझे क्या कहते हो? आकाश, मिस्टर आकाश, तुमने कल रात मुझे क्या कहकर बुलाया था? आकाश ने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। रॉकी एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और उसका चेहरा अचानक बहुत बदसूरत हो गया। यह लड़का चाहता है कि वह सबके सामने उसे दादा कहकर बुलाए। उसने कल रात आकाश को दादा कहा था, लेकिन उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया था। लेकिन रॉकी नाग गैंग का तीसरा नेता भी था। अब उसे दादा आकाश को सबके सामने बुलाने के लिए कहा गया था, लेकिन रॉकी इसे स्वीकार नहीं कर सकता था। इसके अलावा यहां बहुत सारे लोग थे। नाग गैंग का तीसरा नेता किसी और के दादा को बुलाता है। अगर यह खबर बाहर आ गई तो भविष्य में सड़क पर लोग इसका मजाक उड़ाएंगे। आखिरी बार तुमने मुझे कल रात क्या कहकर बुलाया था? आकाश के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई और उसने सवाल किया। रॉकी का चेहरा धुंध से भर गया और उसका दाहिना हाथ धीरे धीरे उसकी कमर को छू गया। बंदूक निकालना चाहते हो? हाँ, जब तक तुम्हें मुझे मारने का आत्मविश्वास है, वरना तुम्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। आकाश की आंखें अचानक ठंडी हो गईं और एक हत्या का भाव प्रकट हुआ। रॉकी की खोपड़ी सुन्न हो गई। वह जानता था कि आकाश मजाक नहीं कर रहा है। अगर वह असफल रहा तो उसे मार दिया जाएगा। शांत हो जाइए मिस्टर आकाश, मेरा यह मतलब नहीं था। रॉकी घबरा गया। आकाश ने अपने कंधे उचकाए और गुनगुनाया, पिछली बार तुम मुझे क्या कहते हो? रॉकी की आंखें खुली की खुली रह गईं। आखिरकार उसने अभी भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं की थी। उसने अपने दिल में गहरे अपमान को दबा लिया और अपने दांत पीस लिए। दादाजी। सेठी जमीन पर बैठ गया और रॉकी को बेवकूफी से देखने लगा। एक पल के लिए उसे शक हुआ कि क्या उसके कानों में कुछ गड़बड़ है। हाँ 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 हाँ, मुझे यह पहले कहना चाहिए था। आकाश के होंठों पर उससे डराने वाली मुस्कान आ गई। यह आदमी अपनी प्रतिष्ठा बढ़ा सकता है। आकाश को अपनी दुश्मनी दिखाए हुए काफी समय हो गया था। यह बुरा नहीं था। रॉकी, तुम्हारे छोटे भाई पर ऑनरा इंटरनेशनल का 50 लाख रुपए बकाया है। अगर तुम इसे वापस करने के लिए तैयार नहीं हो तो तुम उससे बात कर सकते हो। अगर मैं बात नहीं कर पाया तो मैं तुम दोनों की एक एक टांग बीच से तोड़ दूंगा, आकाश ने शांति से कहा। रॉकी को पसीना आ रहा था। नीमा, क्या यह बातचीत है? यह तो धमकी है। तुम मरना चाहते हो, रॉकी भाई को धमकी देने की हिम्मत कर रहे हो। रॉकी के बाद पीले बालों वाला एक गुंडा खुद को बोलने से नहीं रोक पाया। गुंडे को आकाश का पता नहीं था, लेकिन उसे लगा कि लड़का वाकई बहुत शरारती है। आकाश का दाहिना हाथ लहराया और एक चमकता हुआ चाकू वूश की आवाज के साथ हवा में फूट पड़ा। आ! फिर चीख सुनाई दी और आकाश द्वारा फेंका गया एक चाकू गुंडे के घुटने में गहराई तक जा लगा। पीले बालों वाला गुंडा जमीन पर गिर पड़ा और उसके घुटने की हड्डी चाकू से छलनी हो गई थी। खून पूरी जमीन पर बह गया और जमीन पर पड़े संगमरमर का रंग चटक लाल हो गया। वहां मौजूद सभी लोग ठंडी सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाए। सभी ने आकाश की हरकत नहीं देखी, लेकिन महसूस किया कि उस पल आकाश ने कुछ फेंका और फिर पीले बालों वाला गुंडा चीख कर जमीन पर गिर पड़ा। घुटने में घुसा चाकू साफ दिखाई दे रहा था। आकाश हमेशा से ही मुश्किल दिनों के लिए कुछ चाकू साथ रखने का आदी रहा है। अब वह अपनी आंतरिक ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन छिपे हुए हथियारों से कोई दिक्कत नहीं है। उड़ने वाले चाकू हमेशा से आकाश का अनोखा हुनर रहा है। भले ही वह अपनी पूरी ताकत नहीं लगा पाता, लेकिन आकाश अपने फेंकने वाले चाकू का इस्तेमाल आम उस्तादों से निपटने के लिए काफी है। इन अकुशल ठगों का तो कहना ही क्या। रॉकी के माथे से बहुत पसीना निकल रहा था। शुक्र है मैंने अभी ऐसा नहीं किया। अगर मैंने बंदूक निकाल ली होती तो चाकू मेरे सिर पर लग सकता था। इस लड़के की ताकत बहुत भयानक है। रूढ़िवादी आकलन भी 4 सितारा मास्टर का स्तर रखता है। 4 सितारा विशेषज्ञ मुंबई शहर की भूमिगत ताकतों में से थे। वे सभी शीर्ष विशेषज्ञ थे। कोई भी उन्हें कम आंकने की हिम्मत नहीं करता था। आकाश इन चेहरों के भावों से बहुत संतुष्ट था।
वह यही प्रभाव चाहता था। रुको, मुझे माफ करना, मेरे लोगों ने तुम्हें परेशान किया है, रॉकी ने चेहरे पर घबराहट के साथ कहा। आकाश के बोलने का इंतजार किए बिना रॉकी जमीन पर गिरे पीले बालों वाले गुंडे पर गुर्राया। तुम जल्दी से मिस्टर आकाश से माफी नहीं मांगते? मिस्टर आकाश, हां, मुझे माफ करना। पीले बालों वाला गुंडा पीला पड़ गया और गुस्से से डर गया। इसे जल्द से जल्द अस्पताल भेजो, बहुत देर बाद पैर बेकार हो जाएगा। आकाश ने हाथ हिलाया और गुनगुनाया, जल्दी करो। रॉकी ने अपने पीछे गुंडों की तरफ आंख मारी। 2 गुंडों ने जल्दी से गिरे हुए पीले बालों को उठाया और इमारत से बाहर भाग गए। रॉकी ने बिना किसी भाव के सेठी से कहा, सेठी, ऑनरा इंटरनेशनल के खाते में पैसे डालो। हां। इस बार सेठी पूरी तरह से डर गया था। उसने आकाश की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं की। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इतने बड़े शैतान के चंगुल में फंस जाऊंगा। कांपते हुए सेठी ने अपना मोबाइल फोन निकाला और कंपनी के वित्तीय विभाग को फोन किया। थोड़ी देर बाद यह पुष्टि हो गई कि ऑनरा इंटरनेशनल के खाते में 50 लाख रुपए जमा हो गए हैं। उड़ो रॉकी भाई, पैसा पहले ही जा चुका है। रॉकी ने उदासीनता से सिर हिलाया और फिर अपने बगल वाले गुंडों से कहा, तुम दोनों ऊपर जाओ और मेरे लिए सेठी की दाहिनी तर्जनी उंगली काट दो। सेठी का चेहरा मानो मिट्टी का हो गया था। वह इतना डर गया कि जमीन पर बैठ गया और बोला, रॉकी भाई, मुझे माफ कर दो। 2 गुंडे ऊपर आए और एक ने खंजर निकाल लिया। रॉकी भाई प्लीज, मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था, सेठी डर के मारे चिल्लाया। जानबूझकर नहीं। हम क्या मिस्टर आकाश ऐसे हैं जिसे तुम जैसा कोई भी परेशान कर सकता है? अगर मैं तुम्हें सबक नहीं सिखाऊंगा तो तुम जीवन की सच्चाई नहीं जान पाओगे। रॉकी ने ठंडी सांस ली और दोनों गुंडों पर चिल्लाया, तुम लोग स्तब्ध होकर क्या कर रहे हो? अभी करो। हां रॉकी भाई। 2 गुंडे आगे आए। एक ने सेठी को दबाया, दूसरे ने खंजर से सेठी की तर्जनी उंगली काट दी। सेठी भूतों और भेड़ियों की तरह चिल्लाया। लंबे समय तक समाज में चलते हुए इस तरह का दृश्य कुछ भी नहीं था। आकाश शांति से इस दृश्य को देखता रहा। रॉकी उसके प्रति अपनी नफरत को कम करने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल कर रहा है। वह चतुर और सख्त है। ठीक है, मैं यहां से जा रहा हूं। आकाश ने अपना हाथ लहराया और जाने के लिए तैयार था। मिस्टर आकाश, अगर तुम फ्री हो तो मैं तुम्हें डिनर पर बुलाना चाहता हूं, रॉकी ने जल्दी में कहा। समय नहीं है। आकाश ने यह वाक्य छोड़ा और बिना पीछे देखे गेट से बाहर चला गया। यह देखकर कि आकाश बहुत दूर है, एक गुंडा आगे आया और रॉकी से फुसफुसाया, रॉकी भाई, चलो लड़के को जाने देते हैं। रॉकी ने भारी सांस ली और ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं? अगर तुम उसे जाने नहीं दोगे तो क्या तुम उसे हरा सकते हो? तुम सब बकवास जोड़ना बेकार है। नाग गैंग के 4 जनरल भी जरूरी नहीं कि उसके विरोधी हों। यह सुनकर उसके आसपास के कुछ गुंडे ठिठुरने से खुद को नहीं रोक पाए। वह और स्पष्ट रूप से समझ नहीं पा रहा था कि 4 प्रमुख योद्धा क्या होंगे। उसे उम्मीद नहीं थी कि मेरे सामने वाले युवा लड़के की तुलना 4 जनरलों से की जा सकती है। रॉकी का अंतर्ज्ञान हमेशा सटीक रहा है। उनका मानना है कि आकाश कोई साधारण विशेषज्ञ नहीं, बल्कि कम से कम एक 4 सितारा विशेषज्ञ तो है ही। सितारा विशेषज्ञों की अवधारणा ध्यान देने योग्य है। दुनिया में सबसे आधिकारिक शक्ति का सारांश सितारा रैंकिंग द्वारा निर्धारित किया जाता है, जो दुनिया के सभी विशेषज्ञों को कवर करता है और 1 से 9 सितारों में विभाजित होता है। 3 सितारा विशेषज्ञों की ताकत सामान्य विशेष बलों की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है, जबकि 4 सितारा विशेषज्ञों की ताकत आम लोगों से अधिक है। मुंबई में भूमिगत बलों में उन्हें सुपर विशेषज्ञ कहा जा सकता है। सितारा जितना ऊंचा होगा, प्रतिनिधि की ताकत उतनी ही मजबूत होगी। यदि आप 7 सितारा विशेषज्ञ हैं तो देश भी इसका तिरस्कार करने की हिम्मत नहीं करता। मुंबई जैसी जगहों पर क्षैतिज रूप से चलना ठीक है, 9 सितारा मास्टर के लिए यह सिर्फ एक किंवदंती है। सागर टेक्सटाइल्स कंपनी की इमारत से बाहर निकलते ही आकाश ने आखिरकार राहत की सांस ली। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कर्ज मांगने का मामला इतना बड़ा हो सकता है। महानगर में घूमते हुए, हालांकि जीवन यापन का नियम अब जंगल का नियम नहीं रहा, फिर भी हिंसा से कुछ समस्याएं हल हो सकती हैं। आकाश ज्यादा हाई प्रोफाइल नहीं बनना चाहता।
वह भी कुछ और दिन आराम की जिंदगी का आनंद लेना चाहता है। तभी एक BMW X6 आकर सागर टेक्सटाइल्स कंपनी के बाहर रुकी। आकाश! मीरा ने एक नजर में आकाश को देखा और उत्सुकता से उसकी ओर दौड़ पड़ी। आकाश ने अपनी भौहें उठाईं और उत्सुकता से पूछा, डायरेक्टर मीरा, आप यहां कैसे आईं? मीरा ने कुछ सांसें लीं और हड़बड़ाते हुए कहा, आकाश, तुम ठीक तो हो? ठीक हूं, आकाश ने अपने कंधे उचका दिए। मीरा ने आखिरकार राहत की सांस ली। शिकायत करते हुए कहा, ठीक हो तो तुम्हारा मोबाइल फोन अभी भी बंद कैसे हो सकता है? मैं लंबे समय तक तुमसे बात नहीं कर पाई। आकाश अपने दिल में मीरा से थोड़ा परेशान था। लड़की को पता होना चाहिए कि कर्ज अच्छा नहीं है। वह मुझे यहां भेजना चाहती थी। वह शायद मुझे ठीक करने के लिए उधार लेना चाहती थी। निर्देशक मीरा, आज का कर्ज पाना वाकई मुश्किल था, आकाश ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। मीरा ने शर्माते हुए कहा, अगर नहीं तो मैं तुम्हें दोष नहीं देती। आकाश की पलकें मुड़ गईं, लेकिन उसके पास कोई अच्छा तरीका नहीं था। मीरा, दिखावा मत करो। क्या तुम्हारा मतलब मुझे आग के गड्ढे में धकेलना नहीं था? मीरा की जबान बंद हो गई और वह हल्के से गुनगुनाई, किसने तुम्हें हमेशा मुझे परेशान करने दिया? आकाश का चेहरा काला पड़ गया और वह मीरा को एक अच्छी पिटाई देना चाहता था। उन्होंने तुम्हें शर्मिंदा तो नहीं किया है ना? मीरा ने फिर पूछा। आकाश ने आलस से कहा, अगर वे मुझे शर्मिंदा नहीं करते तो यह अजीब होता, लेकिन मैंने 50 लाख रुपए वापस ले लिए हैं और उन्हें कंपनी के खाते में डाल दिया है। मीरा का चेहरा आश्चर्य से भरा था और उसने कहा, नहीं, क्या तुम इसे अभी भी वापस ले सकते हो? निदेशक मीरा, मैं वापस क्यों नहीं आता? अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम कंपनी के वित्तीय विभाग को फोन कर सकती हो और वित्तीय विभाग के लोगों से इसकी पुष्टि करवा सकती हो। आकाश ने कंधे उचकाते हुए कहा। तुम कैसे वापस आ गए? मीरा पूछने से खुद को रोक नहीं पाई। आकाश जवाब देना ही चाहता था, तभी रॉकी और अन्य लोग सागर टेक्सटाइल्स की इमारत से बाहर चले गए। मीरा ने रॉकी और उनके पीछे काली बनियान पहने गुंडों की एक बड़ी भीड़ को बस में चढ़ते देखा। वह थोड़ा डरे बिना न रह सकी और धीमी आवाज में बोली, वहां कौन लोग हैं? आकाश ने कहा, वैसे भी कोई अच्छा आदमी नहीं है, चलो चलें। जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, दूर से एक सायरन बजा और पुलिस की गाड़ियां गर्जना करती हुई अंदर आ गईं। आकाश ने भौहें चढ़ाईं। पुलिस यहां क्यों आई? मैंने तो बस 100 नंबर पर फोन किया था क्योंकि मुझे तुम्हारी सुरक्षा की चिंता थी। मीरा दांत पीस रही थी। आकाश थोड़ा अवाक रह गया और चिल्लाया, चूंकि तुम्हें मेरी सुरक्षा की चिंता थी तो तुम मुझे कर्ज लेने क्यों भेज रही थी? मीरा ने मुंह सिकोड़ा। शुरुआत में मुझे स्थिति का पता नहीं था। प्रेसिडेंट रिया ने कहा था कि सागर टेक्सटाइल्स कंपनी भूमिगत ताकतों के साथ मिलीभगत कर रही है। कई पुलिस गाड़ियों को आते देख गुंडों के झुंड के चेहरे काफी बदल गए। ये बदमाश पुलिस के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। रॉकी भाई, एक पुलिस वाला है, एक गुंडे ने रॉकी के कान में फुसफुसाया। रॉकी ने सीधे जवाब नहीं दिया। बॉस की शैली दिखाने के लिए लाइटर पकड़े हुए इत्मीनान से एक सिगरेट सुलगाई। सड़क के किनारे रुकी एक पुलिस कार के नेतृत्व में पुलिस की वर्दी में एक महिला कार से बाहर आई। पतले पैरों, ऊंची दोहरी चोटियों और सुंदर कूल्हों के साथ यह खूबसूरत महिला बेहद हॉट थी और उसका एक नाजुक और सुंदर चेहरा था। यह खूबसूरत महिला प्रिया सिंह के अलावा कोई नहीं थी। पुलिस को अभी अभी एक रिपोर्ट मिली थी कि सागर टेक्सटाइल्स कंपनी में कोई खतरे में है और बड़ी संख्या में अज्ञात वाहन लग रहे थे। मूल रूप से क्राइम ब्रांच की कप्तान प्रिया सिंह को ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि पुलिस को कुछ दिनों पहले ऑनरा इंटरनेशनल फैशन समूह से एक रिपोर्ट मिली थी। प्रिया ने कुछ सबूत भी खोजे थे कि सागर टेक्सटाइल्स कंपनी भूमिगत ताकतों के साथ शामिल थी। प्रिया ने व्यक्तिगत रूप से टीम को पश्चिमी उपनगरों में ले जाया। एक पुलिस कार से उतरकर प्रिया ने आकाश को देखा। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। यह आदमी यहां कैसे है? ज्यादा सोचे बिना प्रिया जल्दी से आ गई। यह अधिकारी, मैं मीरा कपूर हूं, ऑरा इंटरनेशनल की निदेशक। मैंने ही अभी अभी पुलिस को फोन किया था, मीरा ने जल्दी से कहा। प्रिया ने सिर हिलाया और कहा, नमस्ते मिस कपूर, मैं प्रिया सिंह हूं, मुंबई क्राइम ब्रांच की प्रमुख। यहां क्या हो रहा है, कृपया बताएं। माफ करना,
मुझे लगा था कि मेरे अधीनस्थ यहां खतरे में हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगा कि कोई खतरनाक घटना घटी है। मीरा के चेहरे पर थोड़ी शर्मिंदगी थी। अधीनस्थ? प्रिया के चेहरे पर अकेलेपन और संदेह के भाव थे। क्या आकाश किसी कंपनी की महिला निदेशक का अधीनस्थ हो सकता है? आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, कैप्टन प्रिया, हम फिर मिलेंगे। आप यहां खेलने कैसे आ सकती हैं? आकाश के शब्दों से प्रिया का गला लगभग नहीं घुटा। उसके पास कोई अच्छा तरीका नहीं था। मैं यहां काम से आई हूं। तुम यहां क्यों आए हो? मैं भी काम से आया हूं। आकाश मुस्कुराया। काम कर्ज नहीं है। क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? मीरा एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। कोई जान पहचान नहीं, प्रिया ने ठंडी आवाज में कहा। कप्तान, वे लोग जाने पहचाने लगते हैं। वे नाग गैंग के सदस्य लगते हैं। एक युवा पुलिस अधिकारी आगे आया और प्रिया से फुसफुसाया। प्रिया की नजर रॉकी जैसे लोगों के बड़े समूह पर पड़ी। दरअसल ये लोग नाग गैंग के ही थे। नाग गैंग के हर आम सदस्य की बांह पर हरे ड्रैगन का टैटू बना हुआ था। मुझे पता चला है कि सागर टेक्सटाइल्स कंपनी लंबे समय से भूमिगत ताकतों के साथ मिली भगत कर रही है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह नाग गैंग है। वहां वे लोग सब अपना सिर पकड़कर नीचे बैठो। प्रिया विनम्र नहीं थी और जोर से चिल्लाई। जैसे ही यह आवाज गिरी, पुलिस का एक समूह भी इकट्ठा हो गया। रॉकी के साथ पुलिस से ज्यादा लोग थे। सभी गुंडे बेपरवाह थे। सिर पकड़ने के बजाय वे प्रिया को उदास आंखों से घूर रहे थे। उलटे, यहां पुलिस को इससे डर लगता है। रॉकी भाई, मुझे क्या करना चाहिए? एक गुंडा जल्दी से आगे आया और रॉकी से पूछा। रॉकी ने बिना किसी भाव के कहा, चिंता मत करो, उस लड़की ने हमें नहीं पकड़ा। चलो चलते हैं। बैठ जाओ, प्रिया गुस्से से चिल्लाई। ये लोग बहुत ही अराजक हैं, पुलिस की बात पर ध्यान नहीं देते। गुंडों का एक समूह एक के बाद एक गाड़ी में सवार हो गया। रॉकी भी लाल फेरारी में बैठ गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे यहां पुलिस की कोई परवाह नहीं थी। रॉकी के पास पुलिस से कहीं ज्यादा गुर्गे थे, इसलिए उन्हें कोई डर नहीं था। अगर वे लड़ते भी तो नाग गैंग बड़ी संख्या में लोगों को बुला सकता था। प्रिया गुस्से में आ गई और उसने अपनी कमर से पिस्तौल निकाल ली। आकाश आगे आया और प्रिया का हाथ पकड़ लिया। तुम क्या चाहते हो? जाने दो। प्रिया का मिजाज खराब था। आकाश ने कंधे उचकाए और सिर हिलाया। कृपया, यह वह नहीं है जो मैं करना चाहता हूं, यह वह है जो आप करना चाहती हैं। यह मेरा काम है, तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं इन बदमाशों को जाते हुए नहीं देख सकती। मुझे मत रोको, प्रिया ने गुस्से से कहा। आकाश थोड़ा अवाक था। यह प्रिया वाकई बड़ी और नासमझ है। मैंने कहा, तुम इतनी बेवकूफ क्यों हो? प्रिया एक पल के लिए स्तब्ध रह गई और शर्म से बोली, तुम मुझे डांटने की हिम्मत कैसे करोगे? आकाश वास्तव में उससे झगड़ा नहीं करना चाहता था। उसने प्रिया से फुसफुसाते हुए कहा, वे बहुत हैं। वे अंडरवर्ल्ड के साधारण सदस्य नहीं हैं। मौजूदा हालात से मजबूर होना उनके लिए अच्छा नहीं है। हो सकता है कि तुम्हारे पक्ष की पुलिस खतरे में पड़ जाए। जब इसे नीचे रखने का समय आएगा तो क्या तुम समझती हो? प्रिया एक पल के लिए स्तब्ध रह गई और उसका उत्साह जल्द ही ठंडा पड़ गया। आकाश ने जो कहा वह वाकई अच्छा था, लेकिन प्रिया अभी भी थोड़ी अनिच्छुक थी और हल्के स्वर में बोली, तो मैं उन्हें अपनी आंखें खुली रखकर जाने दूंगी? बेवकूफ, अगर तुम इन लोगों को पकड़ना चाहते हो तो उन्हें पकड़ने तक इंतजार कर सकती हो। अभी इतना खतरनाक कदम उठाने की कोई जरूरत नहीं है। आकाश ने प्रिया के सिर पर मुक्का मारा। प्रिया कुछ देर तक दर्द में रही। उसने आकाश को घूरते हुए देखा। वह उसे डांटना चाहती थी, लेकिन उसने अपना मुंह नहीं हिलाया और बंदूक नीचे रख दी। आकाश को चिंता थी कि प्रिया कोई बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगी और उसे फंसा लेगी। वह मुंबई में कुछ और दिन बिताना चाहता था। रॉकी बस में चढ़ गया और गहरे अर्थ के साथ आकाश को देखा। कहना ही होगा कि आकाश रॉकी से अब तक मिला सबसे रहस्यमय व्यक्ति था। रॉकी ऐसे व्यक्ति को उकसाने की हिम्मत नहीं करता। वह बस उसके साथ अच्छे संबंध बनाने की पूरी कोशिश कर सकता है। फेरारी के इंजनों की गर्जना सुनाई दी और गाड़ियों का एक समूह तेजी से भाग गया। मैं आपके पुलिस मामलों में दखल देने के लायक नहीं हूं, लेकिन कैप्टन प्रिया, मैं आपको सलाह देता हूं कि आप अपनी क्षमता के अनुसार काम करें। ज्यादा रौब न जमाएं, वरना तुम आसानी से मुंह की खाओगी। आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा। प्रिया ने होंठ फेरे और सोचा, तुम होते कौन हो मुझे सिखाने वाले?
उसने कुछ नहीं कहा और गुनगुनाया, मैं मिस्टर आकाश की चिंता की कद्र करती हूं। आकाश ने आलस से कहा, यह बस तुम्हें याद दिलाने के लिए है, यह परवाह नहीं है। लोगों को यह मत सोचने दो कि हम बहुत परिचित हैं। तुम। प्रिया का सुंदर चेहरा लाल हो गया। वह इतना गुस्से में था कि कह नहीं पाया। मैंने सोचा, मैं कम से कम देवी तो हूं, क्या तुम मुझे कुछ इज्जत नहीं दे सकते? छोड़ो भी, मैं ले लूंगा। प्रिया की आंखें आकाश पर गड़ी रहीं। जब मीरा आकाश और प्रिया की बातचीत देखती है तो वह सोच में पड़ जाती है कि आखिर आकाश का असली नाम क्या है, जो क्राइम ब्रांच की कप्तान से इतना परिचित है। यह छोटा सा तमाशा खत्म हो गया था। सागर टेक्सटाइल्स कंपनी को पुलिस ने सील कर दिया था। बॉस सेठी को समझ नहीं आ रहा था कि कहां जाए। इसका आकाश से कोई लेना देना नहीं था और उसे इन छोटी छोटी बातों की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। मैं जा रही हूं। प्रिया ने आकाश की ओर देखा, न ठंड न रोशनी से कहा। ठीक है, तुम रुको। आकाश ने प्रिया को बुलाया। किस लिए? प्रिया ने पूछा। एक फोन कॉल छोड़ दो। आकाश ने अपना सिर खुजलाया और कहा। प्रिया के होंठों का कोना थोड़ा ऊपर की ओर झुका, जिससे एक खूबसूरत चमक प्रकट हुई। यह लड़का पहले कितनी सरलता से कहा था, क्या इस सुंदरता का आकर्षण कायल नहीं है? रुको। प्रिया का सुंदर चेहरा थोड़ा लाल हो गया। उसने तुरंत अपनी पॉकेट नोटबुक निकाली और आकाश को मोबाइल फोन नंबर कॉपी करवाना चाहती थी। हालांकि इस आदमी के अगले वाक्य से उसे लगभग गुस्सा नहीं आया। कैप्टन प्रिया, अगर भविष्य में कुछ हुआ तो मैं उसे सुलझाने के लिए आपको फोन कर सकती हूं, आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम। प्रिया फोन नहीं करना चाहती थी। यह आदमी उसे फोन करने के लिए कहता है, क्या वह चाहता है कि वह भविष्य में समस्या सुलझाने में उसकी मदद करे? यह कमीना खुद को क्या समझता है, एक नौकर? अलविदा। आकाश को अपना मोबाइल फोन नंबर बताने के बाद प्रिया का सुंदर चेहरा गुस्से से लाल हो गया और बिना पीछे देखे चली गई। अच्छा, चलो हम भी चलते हैं, आकाश ने मीरा से कहा। ठीक है, मीरा ने उत्तर दिया। लेकिन जाने से पहले डायरेक्टर मीरा, आपने मुझसे कर्ज चुकाने और मुझे 3% कमीशन देने का वादा किया था। आकाश ने मुस्कुराते हुए मीरा को देखा। मीरा ने अपनी भौहें उठाईं और गुनगुनाया, यह 3% है, मानो मैं तुम्हारी कर्जदार हूं। अच्छा, और क्या? इस बार मुझे धोखा देने के लिए आपको मुझसे माफी मांगनी चाहिए, आकाश ने आलस से पूछा। मीरा ने नाक भौं सिकोड़ी। कैसी माफी? आप जनसंपर्क विभाग के मैनेजर हैं, क्या तुम्हारे लिए कुछ करना स्वाभाविक नहीं है? आकाश का चेहरा काला पड़ गया। इस लड़की को सचमुच समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने उसे बताने की जहमत नहीं उठाई। खैर, उसे पैसे मिल गए। थोड़ी बहस के बाद वे आखिरकार बस में सवार हुए और औंदरा इंटरनेशनल वापस चले गए। दोपहर में मीरा अध्यक्ष के कार्यालय में दाखिल हुई। अरे तुम इधर आओ, मीरा ने आकाश से गुनगुनाया। मैं नमस्ते नहीं कहता, आकाश ने कंधे उचकाए। देखो, मैं तुम्हें सागर टेक्सटाइल्स कंपनी के कर्ज का कमीशन नहीं देना चाहता। मीरा सड़क पर तैरते हुए चली गई। जैसे ही आकाश की आंखें चमक उठीं, वह तुरंत उठ खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए पूछा, निदेशक मीरा, पैसे कहां हैं? मीरा ने उन्हें एक तीखी नजर से देखा। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मेरे साथ फाइनेंस डिपार्टमेंट में आओ। आकाश तुरंत मीरा के पीछे पीछे फाइनेंस ऑफिस पहुंच गया। आकाश के चेहरे पर दिखावटी मुस्कान देखकर मीरा नाराज हो गई। यह बदमाश इतना भाग्यशाली कैसे हो सकता है? इस आदमी को 1.5 लाख रुपए से ज्यादा मुफ्त में दे दिए गए। मुझे पता था कि मुझे कर्ज मांगने के लिए सामान नहीं छोड़ना चाहिए था। मैंने मुफ्त में इतना बड़ा सौदा हासिल कर लिया। औंदरा इंटरनेशनल का अपना आंतरिक बैंक हस्तांतरण चैनल था। आकाश ने मीरा को बैंक कार्ड खाता संख्या दी। हालांकि मीरा परेशान थी, फिर भी उन्होंने कर्मचारियों से बैंक कार्ड में पैसे ट्रांसफर करने को कहा। अब 1.5 लाख रुपए आसानी से मिल सकते थे। आकाश का मूड अच्छा था। पैसा कमाना मुश्किल नहीं है। घर की आइसबर्ग हमेशा उसके रवैये पर शक करती रहती है, मानो वह कोई ऐसा आदमी हो जिसके पास खाने को कुछ ना हो। तुत अपनी खूबी तो देखो, सिर्फ 1.5 लाख रुपए ही तुम्हें इतना खुश कर सकते हैं, मीरा ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। आकाश थोड़ा परेशान हुआ और रो पड़ा। डायरेक्टर मीरा, देखो तुमने क्या कहा। क्या तुम गरीबों का तिरस्कार कर रही हो? मीरा ने अपनी छाती पर हाथ फेरते हुए कहा। मेरी निंदा मत करो।
मेरा गरीबों से घृणा करने का कोई इरादा नहीं है, मैं बस तुमसे घृणा करती हूं। इस बार तुम्हें कुछ मुफ्त में मिल जाएगा, लेकिन अगली बार तुम इतने भाग्यशाली नहीं होगे। आकाश का चेहरा काला पड़ गया। बिना मेहनत के क्या लाभ? यह पैसा मेहनत और पूंजी से मिलना मुश्किल है। क्या आम लोग इसे वापस पा सकते हैं? पहले सोचा था कि मीरा में आखिरकार थोड़ा इंसानियत आ गई है, अब भी इतनी घमंडी लग रही हो। आकाश उस लड़की को कुछ भी समझाना नहीं चाहता था। उसने कंधे उचकाए और कहा, निर्देशक मीरा, कृपया मुझे भविष्य में आपके लिए कुछ भी अपमानजनक करने का आदेश ना दें। मैं तुमसे पूछने के लिए बहुत आलसी हूं। मीरा ने गुस्से से अपने पैर पटके। मीरा ने अभी अभी जो हुआ उसकी सूचना दी। बेशक आकाश को कर्ज किस तरीके से मिला, इस बारे में मीरा अभी भी अनजान थी। रिया मुस्कुराई। मीरा, तुम्हें एक अच्छा कर्मचारी मिल गया है। जनसंपर्क प्रबंधक की बदौलत कर्ज वसूल हो सकता है। वैसे उसका नाम क्या है? उसका नाम मीरा जवाब देने ही वाली थी। टक टक टक, अध्यक्ष के कार्यालय का दरवाजा खटखटाया गया। कृपया अंदर आइए। अध्यक्ष महोदय, कंपनी की शरद आर्थू की फैशन डिजाइन बुक तय हो गई है, कृपया देख लीजिए। एक महिला कर्मचारी हाथ में कुछ जानकारी लेकर आई। रिया ने जानकारी ली और धैर्यपूर्वक उसे देखने लगी। मीरा, मुझे डिजाइन बुक संभालनी है, तुम जाओ। जनसंपर्क प्रबंधक से दोपहर में मिलने के लिए कहना याद रखना। अच्छा। मीरा ने थोड़ा सिर हिलाया। आकाश जनसंपर्क विभाग के प्रबंधक के कार्यालय में वापस गया और लगभग काम से बाहर हो गया था। वह अपने बॉस की कुर्सी पर आराम से बैठा और गुनगुनाया। नेहा आगे बढ़ी और चिंता से पूछा, आकाश भैया, उन्होंने तुम्हें कर्ज मांगने पर शर्मिंदा तो नहीं किया? बात तय हो गई, चिंता मत करो। काम से छुट्टी का समय हो गया है, चलो साथ में डिनर पर चलते हैं। आकाश मुस्कुराया। अच्छा। नेहा का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। वह साथ में बहुत खुश थी। वे दोनों साथ साथ कार्यालय से बाहर निकले। जनसंपर्क विभाग की महिला कर्मचारियों का एक समूह आकाश और नेहा को साथ चलते देखकर हंसने और बातें करने से खुद को नहीं रोक पाया। खांसी, क्या बहनों को पता चल गया कि मैनेजर मेहरा और असिस्टेंट नेहा का कोई चक्कर चल रहा है? हाँ, बस कुछ ही दिन हुए हैं। इससे पहले कि हम मैनेजर मेहरा पर हमला करने के लिए तैयार होते, असिस्टेंट नेहा ने पहले ही बाजी मार ली। क्या गति बहुत तेज है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि असिस्टेंट नेहा, एक शुद्ध और रूढ़िवादी लड़की, इतनी सक्रिय हो जाएगी। खैर, औरतें तो एक जैसी ही होती हैं। जब आपको कोई पसंद आता है तो आप उसे अपनी हथेली में थामने के लिए बेताब हो जाती हैं। मैनेजर मेहरा जैसा सुंदर और काबिल आदमी मिलना मुश्किल है। असिस्टेंट नेहा ने इतने सारे लोगों के पीछे पड़े होने के बावजूद हमसे हमारे हैंडसम मैनेजर को भी छीन लिया और हमें जिंदा छोड़ दिया। कई महिला कर्मचारी शिकायत करने और मजाक करने के लिए इकट्ठा हो गईं। लड़कियों की नजर में आकाश की लोकप्रियता काफी ज्यादा लगती थी। कंपनी का रेस्टोरेंट चौथी मंजिल पर था। ऑनरा इंटरनेशनल का रेस्टोरेंट छोटा और उत्तम था। यह एक उच्च स्तरीय रास्ता अपनाता था और इसकी सजावट बहुत खूबसूरत थी। नियमित कर्मचारी अपने कार्य लाइसेंस के साथ निःशुल्क भोजन का आनंद ले सकते थे। ऑनरा इंटरनेशनल में ज्यादा कर्मचारी नहीं थे, शायद 200 से भी कम, और लाभ बहुत अच्छे थे, वरना इतने लोग इस कंपनी में नहीं आते। रेस्टोरेंट में हर तरह के चीनी और पश्चिमी व्यंजन मिलते थे। अब ड्यूटी बंद थी और रेस्टोरेंट में काफी कर्मचारी थे। आकाश बहुत तरोताजा महसूस कर रहा था। मुझे कहना होगा कि यह ऑनरा इंटरनेशनल का रेस्टोरेंट वाकई बहुत अच्छा था और इसका स्वाद भी लाजवाब था। कई खूबसूरत वर्दीधारी पुरुष और महिलाएं रेस्टोरेंट में घूमते थे। वे युवा वर्ग के अभिजात वर्ग थे, अच्छे व्यवहार वाले थे और रेस्टोरेंट में कोई शोर शराबा नहीं था। रेस्टोरेंट का माहौल बहुत अच्छा था। यहां तक कि रिया भी दोपहर के भोजन के लिए कंपनी के रेस्टोरेंट में आती थी। रेस्टोरेंट के पश्चिमी कोने में एक लग्जरी बॉक्स था जो रिया का खास डाइनिंग बॉक्स था। रेस्टोरेंट में कंपनी के कर्मचारी अपना अपना खाना खाते थे और समूहों में बैठकर बातें करते थे। जनसंपर्क विभाग की लड़कियां इकट्ठा हुईं और आगे की सीट पर बैठ गईं। आकाश ने नेहा के बगल में बैठना चुना। नेहा थोड़ी शर्मीली थी। उसने अपना सिर नीचे किया और खाने पर ध्यान केंद्रित किया। जनसंपर्क विभाग की लड़कियां समय समय पर आकाश को चिढ़ाती रहती थीं,
लेकिन आकाश बहुत खुले विचारों वाला था और हमेशा मुस्कुराकर जवाब देता था। ठीक इसी समय एक आदमी रेस्टोरेंट में आया। वह 30 साल का था। उसने एक महंगा सूट और टाई पहनी हुई थी। उसका सुंदर हेयर स्टाइल एकदम व्यवस्थित था, जिससे लोगों को लगा कि मानो उसने हेयर स्प्रे की पूरी बोतल लगा रखी हो। हाथ में मुट्ठी भर नीले गुलाब लिए वह आदमी किसी रनवे शो की तरह आया। उसके चेहरे पर अभी भी एक गर्मजोशी भरी मुस्कान थी और वह नेक स्वभाव और जोश से भरा हुआ था। अचानक पूरा रेस्टोरेंट उत्साह से भर गया। अच्छा, क्या यह मार्केटिंग विभाग का वरिष्ठ प्रबंधक नहीं है? प्रबंधक गौरव बहुत सुंदर हैं। आसपास की सभी महिलाएं उस आदमी को घूर रही थीं। आजकल सुंदर और अमीर पुरुष मिलना मुश्किल है। अमीर ज्यादातर अधेड़ उम्र के बूढ़े होते हैं, जबकि युवा गरीब। जहां तक दूसरी पीढ़ी के अमीर लोगों की बात है, वे साधारण महिलाओं को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब इस युग में पुरुष और महिलाएं दोनों ही बहुत यथार्थवादी होते जा रहे हैं। जब आकाश ने देखा कि वह आदमी उसकी सीट की ओर आ रहा है, तो वह उत्सुकता से भर गया। नेहा, यह फूल तुम्हारे लिए है, क्या तुम्हें पसंद है? गौरव मुस्कुराया और नीले गुलाब को अपने हाथ में पकड़ लिया। नेहा, जो सिर झुकाए खा रही थी, उसे अपना सिर ऊपर उठाना पड़ा। वह खुद को उत्तेजित किए बिना नहीं रह सकी। सबसे परेशान करने वाला आदमी आ रहा है। गौरव नाम का यह लंबा चौड़ा आदमी मार्केटिंग विभाग का मैनेजर था। वह हाल ही में खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। बेशक यह कोशिश गलत नहीं थी, बल्कि एक तरह की हिम्मत थी। नेहा को इस बात का मलाल था कि उसने गौरव को कई बार मना किया था, लेकिन गौरव अभी भी जिद पर अड़ा था, जिससे उसे सिरदर्द हो रहा था। यकीनन अगले ही पल पूरा रेस्टोरेंट गुलजार हो गया। वाह, सीनियर मैनेजर जवान, अमीर और बेहद खूबसूरत हैं। अगर मैं असिस्टेंट नेहा होती तो मैं खुद को उनकी बाहों में भर लेती। असिस्टेंट नेहा, मैनेजर गौरव, यह 9वीं बार है जब वह फूल भेजने आए हैं। अपनी बात रखने में जल्दबाजी मत करो। जनसंपर्क विभाग की कुछ छोटी बहनों ने मजाक किया। नेहा के हाव भाव बहुत अजीब थे, खासकर जब आकाश उनके बगल में बैठा था। उसने गहरी सांस ली और दांत पीसते हुए कहा, गौरव, कृपया भविष्य में मुझे नेहा न कहें, ताकि लोग गलत न समझें। यह नेहा के अतुलनीय प्रतिरोध के भाव देखकर गौरव का चेहरा अच्छा नहीं लग रहा था। लड़कियों को लुभाने में गौरव का हुनर बहुत ऊंचा था, लेकिन वह अभी भी नेहा को लेकर अनिश्चित था। नेहा की आत्मा ऑर्किड की तरह शुद्ध और शांत थी। गौरव को बस ऐसी ही लड़की पसंद थी। नेहा जितना मना करती थी, गौरव की विजय की इच्छा उतनी ही बढ़ती जाती थी। जरा सोचिए, इस शुद्ध और परिष्कृत छोटी सुंदरी पर सवार होने में कैसा आनंद आएगा। सार्वजनिक रूप से गौरव अच्छा था। वह बार बार तंग करता था और कहता था, मिस शर्मा, मुझे पता है कि आप मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन मुझे हमेशा आपका पीछा करने का अधिकार है। यह फूल आपके लिए है, कृपया इसे स्वीकार करें। यह नेहा थोड़ी दुविधा में थी। आकाश हमेशा परेशान रहता था। हालांकि उसके और नेहा के बीच कुछ नहीं हुआ था, उसे स्वीकार करना होगा कि आकाश के मन में अभी भी नेहा के लिए कुछ अच्छी भावनाएं थीं। आकाश के दिल में हालांकि गौरव अपने प्रतिद्वंद्वी के स्तर तक नहीं पहुंचा था। आकाश पहले से ही उसे नीची नजरों से देखता था। नेहा ने भी आकाश के थोड़े उदास भाव को देखा और उसका दिल खुशी से झूम उठा, जिससे पता चला कि आकाश को अब भी अपनी परवाह थी। नेहा ने स्वाभाविक रूप से आकाश की बात मान ली। उसने हाथ बढ़ाकर नीले गुलाब को बाहर धकेल दिया। फिर उसने गंभीरता से कहा, मैनेजर गौरव, मैं आपकी दयालुता समझ गई हूं, लेकिन मेरे पास पहले से ही कोई है जिसे मैं पसंद करती हूं। मैं दूसरों के फूल स्वीकार नहीं कर सकती। तुम्हें कौन पसंद है? गौरव एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि नेहा, जिसके पीछे वह पड़ा था, दूसरों के प्यार में पड़ जाएगी, जिससे उसका दिल अचानक असंतुलित हो गया। तुम एक बाहर वाले की इतनी परवाह क्यों करते हो? चूंकि नेहा तुम्हें पसंद नहीं करती, इसलिए कृपया उसे भविष्य में तंग मत करना। आकाश आगे आया और गौरव से ठंडे स्वर में बात की। जैसे ही उसकी आवाज निकली, नेहा को शहद जैसा मीठा एहसास हुआ और उसके मन में सामने वाले व्यक्ति की बाहों में सिमटने का आवेग हुआ। गौरव का चेहरा अचानक उदास हो गया। उसने आकाश की ओर देखा और सुनिश्चित किया कि उसने उसे पहले कभी नहीं देखा था। वह शायद कंपनी का कोई अनजान कर्मचारी था।
एक कर्मचारी की हिम्मत कैसे हुई कि वह आकर मेरे मामले में टांग अड़ाए? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं मार्केटिंग विभाग का मैनेजर हूं? गौरव के चेहरे पर कुछ तिरस्कार के भाव थे। बेशक अपनी सज्जनता दिखाने के लिए गौरव ने खांसते हुए पूछा, यह सज्जन कौन है कृपया? मेरा नाम आकाश है। मैं जनसंपर्क विभाग का मैनेजर हूं। सच कहूं तो नेहा मेरी गर्लफ्रेंड है। कृपया उसे तंग ना करें। आकाश ने कंधे उचकाए और कहा, और उसका दाहिना हाथ स्वाभाविक रूप से नेहा की पतली कमर पर चला गया। नेहा का चेहरा पके सेब की तरह लाल हो गया था। उसने न केवल विरोध किया बल्कि चतुराई से आकाश के गले लग गई। जैसे ही ये शब्द निकले, रेस्टोरेंट में अनगिनत निगाहें एक के बाद एक आकाश पर टिक गईं और जनसंपर्क विभाग की लड़कियों के एक समूह ने तो अपनी आंखें भी चौड़ी कर लीं। उन्हें मानो एक नई दुनिया मिल गई हो। कोई आश्चर्य नहीं कि आकाश और नेहा कंपनी में शामिल होते ही एक दूसरे के इतने करीब आ गए। पता चला कि वह नेहा का बॉयफ्रेंड है। हो सकता है कि आकाश नेहा के लिए ही काम करने आया हो। गौरव आखिरकार उलझन में पड़ गया। अगर लड़का यूं ही बकवास कर रहा होता तो नेहा उसे इतनी अपनेपन से गले नहीं लगाने देती। उनके अंतरंग रूप को देखते हुए गौरव का दिल बेहद असंतुलित हो गया। यह देखकर कि आकाश इतना युवा था और उससे कमतर नहीं था, और वह जनसंपर्क विभाग का प्रबंधक भी था। गौरव, जो हमेशा से ही अभिमानी रहा था, अपनी श्रेष्ठता नहीं पा सका। इसने उसे आकाश के साथ और भी असहज कर दिया। तो यह जनसंपर्क विभाग का नया प्रबंधक है। जैसी कि उम्मीद थी, वह एक नया टैलेंट है। मैं गौरव हूं, विपणन विभाग का प्रबंधक, गौरव ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। गौरव? मैंने तो कभी नहीं सुना। आकाश ने अपना सिर हिलाया। तुम? यह देखकर कि आकाश उसे इतना अनदेखा कर रहा था, गौरव क्रोधित हो गया, लेकिन हमला करना आसान नहीं था। मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो। नेहा मेरी प्रेमिका है। उसे फिर से परेशान मत करना। मेरा स्वभाव हमेशा से ही खराब रहा है। अगर तुमने नेहा को शर्मिंदा करने वाली कोई और हरकत की तो मुझे डर है कि मैं आवेग में आकर तुम्हें पीट दूंगा। यह अच्छा नहीं होगा। आकाश ने नेहा को गले लगा लिया और गौरव से तिरस्कार पूर्वक कहा। गौरव गुस्से में था और आकाश को अच्छी तरह देखना भी नहीं चाहता था। उसने ठंडे स्वर में कहा, आकाश, क्या तुम मुझे धमका रहे हो? तुम कब से कंपनी में हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि गौरव डर गया है? ठीक इसी समय रेस्टोरेंट के प्रवेश द्वार से कुछ आवाजें आईं। प्रेसिडेंट साहिबा आ गई हैं। गौरव खुशी से चुपके से बोला, एक नौसिखिया मुझे धमकाने की हिम्मत कैसे कर सकता है? अब जब प्रेसिडेंट यहां हैं तो मैं उनसे कहूंगा, फिर देखते हैं कि तुम अभी भी कंपनी में रह सकते हो या नहीं। रिया आमतौर पर 10 मिनट से ज्यादा पहले काम छोड़ देती थी और कर्मचारियों के खाने से पहले ही अपना लंच खत्म कर लेती थी। हालांकि आज उसके पास बहुत काम था, इसलिए वह अभी खाने के लिए तैयार थी। वह अपने विशेष आलीशान निजी कमरे में खाना पसंद करती थी, क्योंकि रिया नहीं चाहती थी कि कर्मचारी उसे देखें, जिससे खाने पर पाबंदी लगती थी। हालांकि जब रिया आई तो उसने पाया कि रेस्टोरेंट में कुछ शोर हो रहा था। जल्द ही गौरव तेजी से उसकी ओर चल पड़ा। रिया गौरव को जानती थी। वह मार्केटिंग विभाग का मैनेजर था। वह जवान था, लेकिन उसकी व्यक्तिगत क्षमताएं काफी अच्छी थीं। रिया गौरव को प्रशिक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करने की योजना बना रही थी। गौरव रिया के पास आता है। वह अपना सिर नीचे किए बिना नहीं रह पाता और उसका चेहरा और भी औपचारिक हो जाता है। हालांकि रिया एक बेहद खूबसूरत महिला थी, जिसका राष्ट्रीय रंग और आकर्षक शीतलता थी। फिर भी कंपनी का कोई भी पुरुष इस खूबसूरत महिला अध्यक्ष का अपमान करने की हिम्मत नहीं करता था। एक आदमी हुआ करता था जो इस पर विश्वास नहीं करता था और सोचता था कि वह अध्यक्ष का ध्यान आकर्षित कर सकता है, लेकिन उसे अगले ही दिन नौकरी से निकाल दिया गया। रिया अपने काम को लेकर बहुत गंभीर थी। वह अपनी निजी भावनाओं को अपने काम में नहीं लाती थी और उसे ऐसे कर्मचारियों की जरूरत नहीं थी जो खुद को माप नहीं सकते थे। तुम मेरे पीछे एक आदमी चाहती हो तो पहले कंपनी छोड़ दो। रिया के इसी अंदाज की वजह से ही कंपनी में कोई भी उसके बारे में कुछ जानने की हिम्मत नहीं करता था। ज्यादा से ज्यादा वे सपनों में ही सोच सकते थे। नमस्ते प्रेसिडेंट मैम। मैनेजर गौरव, अभी क्या हुआ? आज रेस्टोरेंट में इतना शोर क्यों है? रिया की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। गौरव मन ही मन खुश हुआ।
उसने सोचा कि अब प्रदर्शन करने का समय आ गया है। प्रभाव को अधिकतम करने के लिए गौरव ने गंभीरता से कहा, मैम, बात ऐसी है, एक नया जनसंपर्क प्रबंधक आया है जिसने अभी अभी मुझे रेस्टोरेंट में धमकाया और कहा कि वह मुझे पीटेगा। अब बहुत हो गया। उसकी बात पूरी होने से पहले ही रिया ने भौहें चढ़ाईं और बीच में ही टोक दिया, मैं अपनी कंपनी के कर्मचारियों को इस गुणवत्ता का देखना चाहूंगी, मुझे ले चलो, वह कहां है? गौरव का मन खुशी से झूम उठा और उसने तुरंत रिया को रास्ता दिखाया। मैम, यह वही आदमी है, वह जनसंपर्क विभाग का प्रबंधक है। अभी अभी इसने मुझे धमकी दी और कहा कि वह मुझे पीटेगा। रेस्तरां में मौजूद सभी कर्मचारी मेरे लिए गवाही दे सकते हैं, गौरव ने आक्रोश से कहा। उसके दिल में गुप्त रूप से गर्व था। अध्यक्ष सु के गुस्से के अनुसार उसे लगा कि उसने अपनी नौकरी खो दी होगी। यह बच्चा उनके सामने खुद को पीटने की हिम्मत करता है, यह उसके लिए बहुत ज्यादा है। गौरव का मूड आखिरकार संतुलित हो गया। अगर नेहा के प्रेमी के पास भी नौकरी नहीं है तो वह उसे अब पसंद नहीं करेगी। उस समय उसे बस आग में घी डालने की जरूरत है। यह समय की बात है कि वह नेहा तक पहुंचे। मूल रूप से रिया का विचार गौरव के समान था। जब तक उसे यकीन था कि कोई वास्तव में उसके कर्मचारियों को इतनी बर्बरता से धमका रहा है, वह निश्चित रूप से बिना किसी हिचकिचाहट के उसे नौकरी से निकाल देगी। लेकिन जब वह भीड़ से गुजरी और भीड़ में खड़े आकाश को देखा तो रिया दंग रह गई और उसका सुंदर चेहरा उदास हो गया। न केवल रिया दंग रह गई थी, बल्कि आकाश खुद भी दंग रह गया था। क्या बकवास है, वह यहां क्यों है? उसे पता नहीं होना चाहिए था कि मैं इस कंपनी में काम करता हूं? वह विशेष रूप से दरवाजे पर क्यों आई? आकाश और रिया एक दूसरे को देखते हैं और एक पल का मौन छा जाता है। एक तरफ नेहा चिंतित थी। जैसे ही उसने अध्यक्ष को आते देखा, वह जल्दी से आगे बढ़ी और समझाने की कोशिश की। वह बिल्कुल अपने व्यवसाय के कारण परेशानी में नहीं पड़ना चाहती थी। प्रेसिडेंट मैम, बात कुछ ऐसी है, मेरे बॉयफ्रेंड आकाश का मेरे बिजनेस को लेकर मैनेजर गौरव से झगड़ा हो गया। क्योंकि मैनेजर गौरव ने अभी अभी डिनर पर मुझे फूल भेजे थे, मेरे बॉयफ्रेंड को जलन हो रही थी, इसलिए उसने ये शब्द कहे। संक्षेप में, ये सब मेरी वजह से है। मुझे माफ कर दीजिए मैम, मेरे बॉयफ्रेंड को नौकरी से मत निकालिए। नेहा के शब्द खत्म होते ही रिया का ठंडा चेहरा और भी सख्त हो गया। काफी देर तक चुप रहने के बाद रिया का मुंह बस थोड़ा सा हिला। तुम्हारा बॉयफ्रेंड आकाश? आकाश का बूढ़ा चेहरा लाल हो गया। यह बहुत शर्मिंदा करने वाला था। हां मिस मल्होत्रा, ये मैनेजर आकाश हैं जिन्होंने पिछली बार परीक्षा पास की थी। वह मेरे बॉयफ्रेंड है। नेहा ने अपना सिर नीचे किया और दांत पीस लिए। मूर्ख लड़की, तुम फिर से मेरी मदद कर रही हो, आकाश ने मन ही मन शिकायत की। रिया हमेशा से उसकी मंगेतर रही है। नेहा के इस स्पष्टीकरण के अनुसार रिया को न जाने कितनी गलतफहमी हो सकती है। निश्चित रूप से रिया की आंखें आकाश को घूर रही थीं। उसकी आंखें ठंडी और कांप रही थीं। चारों ओर की हवा जमी हुई लग रही थी। आकाश वाकई शर्मिंदा था। आप इसे कैसे समझाएंगे? रिया को ऐसे देखो, मुझे लगता है कि जब मैं वापस जाऊंगा तो बहुत बड़ा बवाल होगा। दूसरी बार सोचने पर यह असंभव है। रिया को मुझसे नफरत थी और उसे इस पर गुस्सा होने की जरूरत नहीं थी, है ना? आकाश के दिमाग में एक विचार आया। बेशक यह समस्या को सुलझाने का विचार नहीं था, बल्कि आकाश यह परखना चाहता था कि रिया, जो हमेशा से उसके प्रति उदासीन रही है, खुद के प्रति कैसा रवैया रखती है। क्या तुम इसलिए नाराज होगी क्योंकि तुम्हारे बाहर एक औरत है, वह तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? रिया ने नेहा की बातों पर ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उसने आकाश से ठंडे स्वर में पूछा, तो क्या नहीं? आकाश की आवाज न तो ठंडी थी और न ही हल्की। जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, आकाश ने रिया के शरीर को थोड़ा कांपते हुए देखा। हालांकि उसने जल्द ही अपनी ठंडी अभिव्यक्ति वापस पा ली, लेकिन इस समय रिया का दिल जरूर बुरा मान रहा होगा। आकाश के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई और वह आखिरकार उस औरत के सामने गहरी सांस ले सका जो हमेशा उससे नीची नजरों से देखती थी। लेकिन उसका तरीका थोड़ा बेशर्मी भरा लग रहा था। भले ही रिया के मन में उसके लिए कोई भावना ना हो, लेकिन उसने जो शब्द कहे थे वे उस औरत के दिल को ठेस पहुंचाते थे।
आकाश के अनुमान के अनुसार रिया भी यही सोचती थी। रिया का मूड इस समय 5 स्वादों के मिश्रण जैसा था। उसे बहुत मजा आ रहा था। उसका मंगेतर इतने सारे लोगों के सामने किसी और औरत को अपनी प्रेमिका मान सकता है। यह निस्संदेह उसके आत्मसम्मान को कुचल रहा था। आकाश, आकाश, पता चला कि तुम ऐसे ही हो। बेशक पुरुष ऐसे प्राणी हैं जो सोचने के लिए अपने निचले शरीर का इस्तेमाल करते हैं। यह आदमी भी कोई अपवाद नहीं है। उसके आगे सब कुछ बस उसका दिखावा है। तुम खुद को क्या समझते हो? प्रेसिडेंट से इस लहजे में बात करने की हिम्मत कैसे हुई? गौरव ने आकाश को तिरस्कार भरी नजरों से देखा और सोचा कि यह लड़का वाकई बेवकूफ है। नेहा के सामने अच्छा व्यवहार करने के लिए वह रिया को नाराज करने की भी हिम्मत करता है। गौरव मन ही मन खुश था। उसे लगा कि आकाश की छुट्टी होने वाली है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि रिया ने अपना सिर घुमाया और गौरव से पूछा, मैनेजर गौरव, असिस्टेंट नेहा का पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है, तो फिर तुम उसे क्यों परेशान कर रहे हो? गौरव बेवकूफ बन गया। स्क्रिप्ट ठीक नहीं है। क्या रिया को नाराज होकर सीधे आकाश को निकाल नहीं देना चाहिए? प्रेसिडेंट मैम, यह मुझे नहीं पता। प्रेसिडेंट मैम, वह बकवास कर रहे हैं। मैनेजर गौरव ही असिस्टेंट नेहा को परेशान कर रहे हैं। जहां तक मैनेजर आकाश की बात है, तो उन्होंने मैनेजर गौरव की बात का खंडन सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उन्हें यह बर्दाश्त नहीं था। दरअसल मैनेजर आकाश और असिस्टेंट नेहा हमेशा से दोस्त और गर्लफ्रेंड रहे हैं। जनसंपर्क विभाग की एक लड़की खड़ी हुई और बोली, हां प्रेसिडेंट मैम, यही हुआ है। हमारी बहनों ने इसे देखा है। जनसंपर्क विभाग की कई महिलाओं ने एक के बाद एक कहा। आकाश का आमतौर पर उनके प्रति बहुत अच्छा रवैया रहता था। जनसंपर्क विभाग की महिला कर्मचारी भी आकाश के साथ काम करना पसंद करती थीं। लड़कियां अपनी वफादारी दिखा रही थीं और एक के बाद एक आकाश के लिए अच्छी बातें कह रही थीं। आकाश की हालत खराब थी। क्या यह और गहरा नहीं होता जा रहा है? तुम छोटी लड़कियां भी कम नहीं हो। रिया के चेहरे पर शांति थी। उसने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, मैं लगभग समझ गई हूं कि क्या हुआ था। मैनेजर गौरव, कृपया वापस जाकर मेरे लिए अपना इस्तीफा लिख दीजिए। गौरव इतना डर गया कि जमीन पर बैठ गया। नीमा, अलविदा, इस्तीफा। मैनेजर गौरव, आप जानते हैं कि असिस्टेंट नेहा का एक बॉयफ्रेंड है और आप अब भी उसे परेशान करते हैं। इस तरह का व्यवहार बहुत ज्यादा है। हालांकि आप में कुछ योग्यताएं हैं, लेकिन आपका आचरण आपकी योग्यताओं के सीधे अनुपात में नहीं है। हमारी कंपनी ऐसे कर्मचारियों का स्वागत नहीं करती। रिया ने ठंडे स्वर में कहा। प्रेसिडेंट मैम, मैं। गौरव रोना चाहता था, लेकिन उसकी अंतड़ियां नीली पड़ गई थीं। रिया ने गौरव की बात अनसुनी कर दी। आकाश और नेहा की ओर मुड़कर कहा, तुम दोनों 10 मिनट में मेरे ऑफिस में आओ। यह तो एक अनर्थ है। आकाश को लगा कि वह बड़ी मुसीबत में है। रिया का खाने का मन नहीं था और वह सीधे रेस्टोरेंट से निकल गई। आकाश, याद रखना। गौरव ने आकाश को घूरा और तेजी से वहां से चला गया। आकाश के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसे इस तरह की बकवास पर ध्यान देने की जरूरत नहीं थी। रेस्टोरेंट में कई पुरुष कर्मचारी गौरव को नौकरी से निकाले जाने पर चिल्लाते हैं कि अध्यक्ष सुसमझदार हैं। वे लंबे समय से गौरव के इस दिखावे से घृणा करते रहे थे। आकाश थोड़ा अवाक रह गया। क्या वह मेरी मंगेतर को नौकरी से नहीं निकाल सकती? आकाश को अचानक अपनी बात पर पछतावा हुआ। रिया मुझे आसानी से माफ नहीं करेगी। सौभाग्य से यह महिला अभी भी वाजिब है। वह धैर्यपूर्वक समझाता है कि रिया को समझना चाहिए। आकाश भैया, प्रेसिडेंट मैम जरूर नाराज होंगी। हम बाद में बात करेंगे। आइए, अच्छा व्यवहार करें और ध्यान से समझाएं। उन्हें तुम्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहिए। नेहा ने आकाश से कहा। नेहा, मैं पहले बाथरूम जाऊंगा, तुम मेरा इंतजार करो। आकाश ने बहाना बनाया। ठीक है, नेहा ने सिर हिलाया। बाथरूम जाने के बजाय आकाश पश्चिम की ओर से रेस्टोरेंट से बाहर निकला और लिफ्ट ले ली। वह नेहा के साथ रिया से नहीं मिलना चाहता था। यह कितनी शर्मनाक बात होती। आकाश ने रिया को अकेले में समझाने की योजना बनाई। अध्यक्ष के कार्यालय के बाहर आकाश ने दरवाजे पर दस्तक दी। कृपया अंदर आइए। अंदर से एक ठंडी आवाज आई। आकाश ने दरवाजा खोला और सीधे अंदर चला गया।
उसने सोचा था कि रिया उसे देखकर आग बबूला हो जाएगी, लेकिन उस महिला का व्यवहार आकाश की कल्पना से कहीं ज्यादा शांत था। रिया अपने डेस्क पर हाथ रखे जानकारी को ऐसे देख रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। खांसी? फिर क्या? आकाश बोलने ही वाला था कि अचानक महिला ने बीच में ही टोक दिया। मैनेजर आकाश, क्या आपको मुझे यह समझाना चाहिए? रिया ने जानकारी पर नजर डाली और अचानक कुछ कहा। स्वर शांत था लेकिन व्यंग्य से भरा हुआ। वह आकाश का चेहरा थोड़ा शर्मिंदा था। वह बहुत देर तक सोचता रहा और कुछ बोल नहीं पा रहा था। रिया ने अचानक हल्की मुस्कान के साथ कहा, आकाश, तुम बहुत काबिल हो। तुम चुपचाप मेरी कंपनी में आए और बाहर इतनी खूबसूरत और चतुर प्रेमिका मिल गई। मेरी पत्नी, तुम जल रही हो? आकाश ने बस अपनी रणनीति बदली और बेशर्मी से पूछा। रिया का नाजुक चेहरा थोड़ा अस्वाभाविक था और उसने गुनगुनाया, पहली बात, मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूं। दूसरी बात, मुझे जलन नहीं हो रही है। तीसरी बात, सिद्धांत। हालांकि हम वास्तव में अविवाहित जोड़े नहीं हैं, लेकिन हमारी सगाई हो चुकी है। तुम मेरी पीठ पीछे बाहर औरतों की तलाश कर रहे हो। इस तरह का व्यवहार अनुबंध तोड़ने के समान माना जाता है। कारण थोड़ा अटपटा लगता था, लेकिन आकाश को लगा कि वह गलत था। रिया उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकती थी। ठीक है, तुम्हें इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। मेरे और नेहा के बीच कुछ भी नहीं है। यह बस प्रेमी या प्रेमिका होने का दिखावा था। आकाश ने कंधे उचकाते हुए कहा। मैं नाराज नहीं हूं। रिया शांत हो गई। दिखावा मत करो, तुमने कर लिया है। आकाश हंसा। क्या बात है? क्या मुझे गुस्सा नहीं होना चाहिए? क्या तुम्हें बेवकूफों की तरह लोगों को चिढ़ाने में मजा आता है? रिया ने अपने दांत भींच लिए और उसकी खूबसूरत आंखें आकाश को घूरने लगीं। आकाश ने बेबसी से कहा, मुझे माफ करना। मैं मानता हूं कि मैंने तुमसे कुछ छिपाया है, लेकिन मिस मल्होत्रा, तुम ही हो जो मुझे बेवकूफ समझती हो। अगर तुम मुझे पहले से इतना नापसंद नहीं करती तो मैं तुम्हारे साथ ऐसे पेश क्यों आता? रिया ने नाक भौं सिकोड़ी। वह उस लड़की का काम नहीं है। मैं तुमसे बस एक सवाल पूछना चाहती हूं, तुम मेरे साथ रहोगे या नेहा के साथ? आकाश हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि रिया ऐसे शब्द कहेगी। नेहा से मेरा कोई लेना देना नहीं है, यानी मैंने उसकी बस थोड़ी मदद की है। हम काफी परिचित हैं और बस दोस्त होने का दिखावा कर रहे थे। बेशक अगर तुम विवरण जानना चाहती हो तो मैं तुम्हें धैर्यपूर्वक समझा सकता हूं, आकाश ने धीरे से कहा। जरूरत नहीं है। रिया को लगभग पता चल गया था कि आकाश झूठ नहीं बोल रहा है और उस आदमी को झूठ बोलने की जरूरत भी नहीं थी। हालांकि आकाश के साथ उसकी कोई भावनाएं नहीं थीं, फिर भी आकाश उसका मंगेतर था। रिया उसे बाहर किसी और औरत के साथ संबंध बनाने की बिल्कुल इजाजत नहीं देती। यही उसकी गरिमा थी। भले ही वह नाम का उसका मंगेतर हो, रिया इस तरह की बात से निपटने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। भले ही वह इस आदमी को घर में एक शोपीस की तरह रखे, वह कभी भी दूसरी औरतों को अपने मंगेतर को छूने नहीं देगी। इस समय रिया को अचानक अजीब सा महसूस हुआ। उसे साफ तौर पर यह आदमी पसंद नहीं था, लेकिन उसने स्वीकार कर लिया था कि वह उसका मंगेतर है। रिया ने खुद को ज्यादा उलझने से रोका। खैर, यह आदमी एक दिन चला ही जाएगा। मैनेजर आकाश, जहां तक मुझे पता है तुम सिर्फ अंग्रेजी, फ्रेंच और इतालवी ही नहीं बल्कि फैशन भी जानते हो। रिया ने आकाश की तरफ देखा और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस आदमी में कितनी बातें छिपी हैं, लेकिन इस तरह चिढ़ाए जाने का एहसास रिया को बहुत दुखी कर रहा था। बस यूं ही आकाश ने अपना सिर खुजलाया। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम कॉलेज नहीं गए? क्या यह भी मुझसे झूठ था? रिया ने दांत पीसते हुए पूछा। उसका चेहरा बेहद असंतुष्ट था। आकाश ने हाथ हिलाया। मैंने तुमसे इस बारे में झूठ नहीं बोला। मैं सच में कॉलेज नहीं गया। रिया को यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने ज्यादा उलझने की जहमत नहीं उठाई। चूंकि तुम फैशन अच्छी तरह जानते हो, इसलिए मैं पहले तुम्हारा एक टेस्ट लूंगी। रिया ने एक कागज फेंका और कहा, यह हमारा शरद रथु का फैशन डिजाइन है। तुम क्या सोचते हो? आकाश ने कागज देखा, उसे थोड़ा पढ़ा और चिल्लाया, बस कोई बात नहीं। तुम्हारी क्या राय है? रिया ने शांति से पूछा। आकाश को नहीं पता था कि यह बर्फ की रानी कौन सी दवा बेच रही है, लेकिन उसने फिर भी शरद रथु के फैशन के नए डिजाइन के लिए अपनी राय और सुझाव सामने रखे।
रिया के चेहरे पर थोड़ी सी भाव भंगिमा उभर आई। आकाश के सुझाव वाकई बहुत अच्छे थे और उन्होंने उसे फैशन की एक नई समझ भी दी थी। आकाश, क्या तुम अब भी ऑनरा इंटरनेशनल में काम करना चाहते हो? रिया ने बिना रूखेपन के पूछा। कोई बात नहीं, वैसे भी मेरे पास रोजाना करने के लिए और कुछ है नहीं। मेरा काम अब काफी अच्छा है, ये बहुत आसान है और मेरे पास अभी भी कमाने के लिए पैसे हैं, आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा। चूंकि तुम अब भी काम करने को तैयार हो तो कल से तुम मेरी निजी सचिव बन सकते हो। रिया ने नाक सिकोड़ी। क्या बात है? आकाश स्तब्ध रह गया। एक पल के लिए उसे लगा कि उसके कानों में कुछ गड़बड़ है। क्या तुम्हें मेरी निजी सचिव बनाकर सारा दिन मेरे साथ काम करने में कोई दिक्कत है? रिया ने उदास होकर पूछा। आकाश थोड़ा अवाक रह गया। इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई कि वह अभी सिर्फ अपना आकलन करने के लिए उससे यह सवाल पूछ रही है। तुम मुझे अपनी सचिव बना सकते हो, लेकिन मेरी कुछ जरूरतें हैं। रिया थोड़ा नाराज हो गई। क्या वह सोचता है कि तुम अब भी इतनी अच्छी नौकरी मांग रहे हो? कुछ सोचने के बाद रिया शांत हुई और पूछा, क्या जरूरत है? मुझे बताओ। पहली बात, मेरी आजादी में दखल मत देना। दूसरी बात, मुझे कुछ भी ज्यादा बेतुका करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। कोई बात नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे थोड़ा सम्मान दोगे और यह मत भूलो कि हम अभी भी नाम मात्र के अविवाहित जोड़े हैं और बाहर की आवारा औरतों से नहीं मिलते। रिया न तो ठंडी थी न ही हल्की। आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस मल्होत्रा, क्या तुम्हें सच में जलन हो रही है? रिया ने कहा, तुमसे कौन जल रहा है? ज्यादा खुश मत हो। ओह! आकाश ने कंधे उचका दिए और हमेशा थोड़ा निराश रहा। उन्होंने ज्यादा देर बात नहीं की। आकाश जल्दी ही चला गया। जाने से पहले रिया ने आकाश को नेहा को फोन करने दिया। आकाश को प्रेसिडेंट के कार्यालय के दरवाजे से बाहर देखकर रिया ने अपना सिर रगड़ा। कुछ अकथनीय परेशानी महसूस की। उसने हमेशा सोचा था कि उसे आकाश के लिए कोई भावना नहीं होनी चाहिए, लेकिन आज वह उस आदमी के लिए थोड़ा मूड में थी। कुछ ही देर बाद नेहा भी प्रेसिडेंट के कार्यालय में आ गई। वह पहले से ही जानती थी कि आकाश ने रिया से बात की थी। ऐसा लग रहा था कि वह ठीक है, लेकिन वह अभी भी थोड़ी घबराई हुई थी। मुझे माफ करना असिस्टेंट नेहा, आपको एक पल के लिए परेशान करने के लिए ऑफिस में, रिया ने हल्के से कहा। नहीं नहीं नहीं, ये मैं हूं जिसे माफी मांगनी चाहिए। नेहा ने अपना हाथ लहराया। मैं तुमसे सीधे पूछूंगी, मुझे सच बताओ, क्या आकाश वास्तव में तुम्हारा प्रेमी है? मैनेजर आकाश मेरे बॉयफ्रेंड नहीं है। मुझे माफ करना मिस मल्होत्रा, मेरे पिछले शब्द सब औपचारिक थे। नेहा ने अपनी गलती स्वीकार करने के लिए अपना सिर झुका लिया। कोई बात नहीं, मान लो। असिस्टेंट नेहा, क्या तुम्हें कोई आपत्ति है अगर हम कुछ निजी बातें करें? रिया मुस्कुराई। बिल्कुल नहीं, नेहा ने सिर हिलाया। रिया ने खांसते हुए पूछा, असिस्टेंट नेहा, आकाश के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? नेहा थोड़ा स्तब्ध रह गई। मिस मल्होत्रा ने यह क्यों पूछा? मैनेजर आकाश बहुत अच्छे हैं, काम को गंभीरता से लेते हैं, उनमें जबरदस्त क्षमता है, फैशन की समझ रखते हैं और अपने माताहतों का ख्याल रखते हैं। नेहा ने रिया के सामने आकाश की जितनी हो सके तारीफ की। क्या वह आदमी वाकई इतना अच्छा है? तुम्हें पता क्यों नहीं चला? मैनेजर आकाश वाकई बहुत अच्छे हैं। मिस मल्होत्रा, कृपया उन्हें नौकरी से न निकालें। अगर आप सचमुच उन्हें नौकरी से निकालना चाहती हैं तो पहले मुझे नौकरी से निकाल दें, नेहा ने दृढ़ता से कहा। रिया का सुंदर चेहरा थोड़ा अस्वाभाविक सा था और उसने पूछा, क्या तुम उसे इतना पसंद करती हो? नेहा शर्मा गई और धीरे से सिर हिलाया। अच्छा, मुझे वह बहुत पसंद है। मेरे दिल में उससे ज्यादा परफेक्ट कोई आदमी नहीं है। बस मैनेजर आकाश हमेशा जानबूझकर मुझसे दूरी बनाए रखते हैं। रिया का दिल घुट रहा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि आकाश का आकर्षण क्या है। वह नेहा की पवित्र बहन को अपना छोटा औरत वाला रवैया दिखा सकती है। इसके अलावा वे दोनों अभी कुछ ही दिनों से एक दूसरे को जानते हैं और आकाश पहले ही दूसरों की बहनों का दिल जीत चुका है। रिया खुद को रोक नहीं पाई। उसने दांत पीसते हुए कहा, असिस्टेंट नेहा, हालांकि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती, फिर भी मैं तुम्हें सच बताना चाहती हूं। आकाश मेरा मंगेतर है।
दोस्तों आपको यह एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।